तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका पेपर 1 है जनरल जीएस, इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसका ऑलरेडी जो है वो 3 क्लास अपलोड हो चुका है, इसका 3 पार्ट। तो इसका जो है वो चौथा पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। और इसमें इस टेस्ट को हम लोग टेस्ट नंबर जो आपका 2 है इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहले टेस्ट में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग दूसरे मतलब कि पहले पार्ट के बाद अगर हम लोग देखें दूसरे पार्ट में, तो वहाँ पर हम लोग भारत का भूगोल, जिसमें मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, इसको पढ़े। और साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जनहित याचिका की संकल्पना और भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, इसको हम लोग पढ़े थे। तो ये हो गया था। अगर हम लोग अगर वीडियो की बात करें, तीसरे नंबर पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट की, तो उसमें हम लोग आर्थिक और टिकाऊ विकास के अंतर्गत मुद्रास्फीति को पढ़े थे। और आपका मिसलेनियस वाला एक टॉपिक था, जिसमें हम लोग मिसलेनियस में हम लोग 3 टॉपिक कवर किए थे। पहला था पर्यावरण संरक्षण था, दूसरा है जैव विविधता और तीसरा है जलवायु परिवर्तन। इन 3 टॉपिक को कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग मापक यंत्र और पैमाने इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ वर्गीकी और आपका कोशिका वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वहीं हम लोग झारखंड वाले सेक्शन में हम लोग झारखंड का इतिहास जानेंगे, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड इसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, आज का हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा आपका। फिजिक्स में है टॉपिक मापक यंत्र एवं पैमाने। तो हम सभी को पता है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहला है अल्टीमीटर। इसका उपयोग जो है वो आपका ऊंचाई मापक यंत्र है और ये मेनली विमानों में प्रयोग होता है। दूसरा एमीटर है, जिसका प्रयोग विद्युत धारा का ये मापक यंत्र है। एनीमोमीटर की बात करें तो ये वायु वेग को मापता है। एंटीनोमीटर की बात करें तो ये आपका सौर विकिरण को मापता है। एटमोमीटर ये आपका वाष्पीकरण मापक है। ऑडियोमीटर ये आपका ध्वनि की तीव्रता को मापता है। बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब का जो निरंतर इसको मापता है। अगर हम लोग बैरोमीटर की बात करें तो ये आपका वायुमंडलीय दाब यंत्र ये उसको मापता है। बैरोग्राफ जो है वो वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब का जो है वो निरंतर मापन यंत्र है बैरोग्राफ, यानी कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करता है। जबकि बैरोमीटर जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और बैलोमीटर की बात करें तो ये आपका ऊष्मीय या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक ये है ससूचक यंत्र है। तो बैलोमीटर ये ऊष्मीय या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण ससूचक यंत्र है। कैलिपर्स की बात करें तो ये आपका वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिरोमीटर की बात करें तो ये आपका पदार्थ द्वारा अवशोषित या फिर मुक्त की गई ऊष्मा यानी कि हीट की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ की बात करें तो ये आपका हृदय गति को मापने वाला या फिर रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर ये आपका समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविक के द्वारा समुद्रों में किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रोनोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कॉलीरीमीटर जो कि रंगों की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के मापन के द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। एक है आपका कठेतोमीटर जो कि ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई मापक यंत्र है। एक है आपका क्रायोमीटर जो कि एक प्रकार का थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। एक है साइक्लोट्रॉन, जिसका प्रयोग साइक्लोट्रॉन जो है वो एक प्रकार का कण त्वरक है, जो कि आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ यह आपका पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। डेलिटोमीटर यह आपका पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है।
डिप सर्किल, ये इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी कि डिप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो की बात करें तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। डायनेमोमीटर की बात करें तो ये बल, उसके बाद है बल यानी कि फोर्स, और बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, या फिर शक्ति यानी कि पावर को मापने वाला उपकरण है। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइनसिफ्लोग्राफ, इसकी बात करें तो ये आपका मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। और इलेक्ट्रोमीटर ये विद्युत आवेश या फिर विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो ये आपका किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इवेपोरीमीटर की बात करें तो ये वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का जो मापन करने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप की बात की जाए तो ये शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला ये एक यंत्र है। फैदोमीटर ये सागर की गहराई को मापने की एक युक्ति है। फ्लक्स मीटर ये चुंबकीय प्रवाह यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर ये गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप ये आपका कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर ये द्रवों और जो जल है इसके तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन ये अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप ये आपका वातावरण में स्थित जो भी आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर ये दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। एक होता है आपका काइमोग्राफ, ये जो है वो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन इत्यादि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है काइमोग्राफ। लैक्टोमीटर ये दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इसका जो है वो उसके अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला ये उपकरण है। और लक्समीटर ये आपका प्रकाश की तीव्रता को नापने का उपकरण है। लिसीमीटर ये आपका वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। और मैग्नेटोमीटर की बात की जाए तो ये किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापने वाला यंत्र है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। और भी है जैसे कि मैनोमीटर ये द्रवों या फिर गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन की बात करें तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम ये एक ऐसा यंत्र है जो कि अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप की बात की जाए तो ये ऊंचाई के बादलों, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। ऑडोमीटर की बात की जाए तो ये आपका किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप ये जो है वो ओड या फिर आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है। और इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखी जा सकती है जो कि प्रत्यक्ष दृष्टि से यानी कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से नहीं देखा जाता है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये आपका पेरिस्कोप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो है वो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला एक उपकरण है। ठीक है। फोटोमीटर की बात की जाए तो ये आपका प्रकाश तीव्रता को मापता है। वहीं पोटेंशियोमीटर की बात की जाए तो ये किसी सेल के ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। वहीं आपका पिक्नोमीटर की बात की जाए तो ये द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। और पाइर हीलियोमीटर की बात की जाए तो ये सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। वहीं पायरोमीटर देखें तो ये आपका उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। वहीं साइक्रोमीटर की बात करें तो ये आपका सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। रेन गज जो होता है वो आपका वर्षन में हम लोग वर्षा, बर्फ, ओला इन सभी को शामिल करते हैं। तो वर्षन की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण जो है वो रेन गज है, रेन गेज। इसे ओडोमीटर, प्लूवियोमीटर या फिर ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं।
रेडियोमीटर ये विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आपका रिफ्रैक्टरोमीटर, ये आपका अपवर्तनांक यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र है। फिर है आपका सेलिनोमीटर, इसकी बात की जाए तो ये किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। वहीं सोलेरीमीटर की बात की जाए तो ये आपका सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है। सेक्रीमीटर जो कि किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला ये उपकरण है। फिर आपका आता है सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं के बीच जो कोणीय दूरी है इसका मापन करता है और इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है सेक्सटेंट का। इस फिग्नो मैनोमीटर की बात करें तो ये आपका रक्तचाप मापने का उपकरण है। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग इस फिग्नो मैनोमीटर इस फिग नोमे नोमिनोमीटर, तो इस फिग्नो ऐसे बोलो या फिर इस फिग नोमिनोमीटर की बात करते हैं। स्टेथोस्कोप ये आपका हृदय गति सुनने में प्रयुक्त होता है। स्पीडोमीटर ये किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण होता है। टैकोमीटर ये वस्तु जैसे इंजन या फिर सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण होता है और इसका प्रयोग जो है व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान इत्यादि में किया जाता है। विस्कोमीटर ये किसी तरल जो पदार्थ है उसका जो है श्यानता विस्कोसिटी मापने वाला यंत्र है। विंड वेन की बात की जाए तो ये आपका पवन की दिशा मापक यंत्र है। तो ये आपका जो मापक यंत्र था अलग अलग, ये आपका लगभग लगभग 50 से ज़्यादा गो है, 60-70 गो। तो मापक यंत्र और ये किस लिए यूज किया जाता है, ये वाला टॉपिक था फिजिक्स में। इस टॉपिक को आप बार बार देखिएगा। तो ये एकदम पूरा फैक्चुअल डाटा ही है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप इसको हर दिन ऐसा कीजिए कि हर दिन एक एक को याद करने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ से इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है वो पढ़ते हैं वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। तो वर्गीकी के बारे में देखते हैं। तो वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी ये बताया जाता है कि जीवों के वर्गीकरण एवं नामकरण से संबंधित जीव विज्ञान की ये एक शाखा है। तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी जो है वो जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी का एक शाखा है। परिचय की बात की जाए तो जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान या फिर वर्गीकी जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। कैरोलस लिनियस साहब, इसने जीवों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण प्रणाली यानी कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर पद्धति को दिया था। किसने, तो कैरोलस लिनियस ने। इसको याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण की प्रमुख प्रणाली की बात की जाए तो बताया जाता है कि अनेक वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की थी, किंतु वर्तमान समय में हम लोग R.H. व्हिटकर साहब का जो कि 1969 में दिए थे 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम सिस्टम, इसको हम लोग ज़्यादा सर्वाधिक जो है वो मान्यता प्राप्त जो है। तो R.H. व्हिटकर साहब के द्वारा 5 जगत प्रणाली दिया गया है, 5 किंगडम सिस्टम दिया है, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल में इसी को ही अपनाया गया है। इन 5 जगतों में अलग सभी जीवों को अलग अलग समूह में रखा गया जिसको बांटा गया है। पहला है आपका मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जगत, जिसमें अगर हम लोग देखें तो आपका जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी को शामिल किया गया है। दूसरा समूह है आपका प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में हम लोग अमीबा, पैरामीशियम और शैवाल को शामिल करते हैं। तीसरा ग्रुप है कवक यानी कि फंगी, और फंगी में हम लोग खमीर, कुकुरमुत्ता और लैकेन को शामिल करते हैं। चौथा ग्रुप है आपका प्लांटी यानी कि पादप, जिसमें समस्त हरित पौधे इसमें शामिल हैं। उसके अलावा पांचवा ग्रुप है आपका जंतु यानी कि एनिमैलिया, और एनिमैलिया में आपका सभी कशेरुकी और अकशेरुकी जीव सभी इसमें शामिल है। कशेरुकी और अकशेरुकी क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, तो अभी इसको यहीं तक रहने दीजिए। तो ये 5 गो आपका जो है वो ग्रुप बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, जो R.H. व्हिटकर साहब के द्वारा 1969 में दिया गया था। सबसे पहले हम लोग मोनेरा जगत यानी कि मोनेरा किंगडम की बात करते हैं। तो बोला जाता है कि
मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे ही, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं और इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि शामिल है। माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, अर्थात ये समय विकास और प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव है, जिनका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट देख लीजिए साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जीवाणु जो है वो सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव है, मतलब आधा जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्राय इनकी जो लंबाई है वो आपका 2 से 4 माइक्रोन होती है और इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसको आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हैं, आँख से तो देखना ही पॉसिबल नहीं है। तो इनको जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है और ये मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ कुछ हानिकारक भी होते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो आपका जीवाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सभी जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी मोनेरा जगत की ही है। ये आपके मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं तो कुछ कुछ हानिकारक भी होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी यानी कि आपका हेटेरियोट्रोफिक होते हैं तथा ये कभी कभी कुछ कुछ जो है वो स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। तो ये आपके परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। ये एक तो प्रकाश संश्लेषण खुद करेंगे और दूसरा ये रसायन संश्लेषी भी होते हैं। आर्की बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये आर्की बैक्टीरिया के लक्षण जो है वो सामान्य जीवाणुओं से अलग होते हैं। इसमें आपका मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं और इनका जो प्रयोग है वो मीथेन के उत्पादन में होता है। किसकी बात की जा रही है, तो आपका आर्की बैक्टीरिया की। और आर्की बैक्टीरिया इसमें एक आपका मिथेनोजेंस अवायवीय होते हैं। अवायवीयों की बात की जा रही, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी वस्तु को या खाद्य पदार्थों को। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों यानी कि नोड्यूल्स में पाए जाने वाले जीवाणु, जिनको राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो फलीदार पादपों की जड़ में मौजूद होता है गांठ, वहाँ पे जीवाणु होते हैं, उसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं, जो कि आपका सहजीविता होता है, ठीक है ना, यानी कि सिम्बायोसिस होते हैं। तो ये हो गया आपका मोनेरा जगत। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पढ़ते हैं जो कि है आपका प्रोटिस्टा जगत। बोला जाता है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखे जाते हैं और इसमें अधिकांश जो शैवाल है और जो आपका संघ प्रोटोजोआ है, ये सभी जीव इसी में शामिल होते हैं। शैवाल बोले तो एल्गी और आपका फन हरी युक्त बोले यानी कि क्लोरोफिल लेस, ये आपका संवहन उत्तक रहित होते हैं यानी कि नॉन वस्क्यूलर होते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो थैलोफाइट्स इसमें होते हैं और इसमें जो है वो वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है इसमें, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः ये स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफिक होते हैं और ये अधिकांशतः लगभग ये जो है वो जलीय होते हैं। तो शैवाल जो है वो आपका पर्णहरी मुक्त होते हैं यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें संवहन उत्तक रहित यानी कि आपका संवहन उत्तक इसमें नहीं होता है, इसमें थैलोफाइटस होते हैं और ये इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियों इन सभी का इसमें अभाव होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है शैवाल में, और ये सभी जो है वो अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों यानी कि पिगमेंट्स के आधार पर इनको जो है वो 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका क्लोरोफाइसी है, दूसरा है रोडोफाइसी और तीसरा है फियोफाइसी। तो आपका क्लोरोफाइसी जी यह हरा शैवाल होता है यानी कि हरे वर्णक के कारण, और रोडोफाइसी ये लाल शैवाल होते हैं लाल वर्णक के कारण, और फियोफाइसी जो कि आपका भूरा शैवाल होता है ये भूरे वर्णक के कारण। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को हम लोग जो है आपका फाइकोलॉजी कहते हैं। और ध्यान दें कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत भी रखा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया है प्रोटिस्टा जगत और आपका मोनेरा जगत कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं कवक जगत की ओर चलते हैं यानी फंगी की ओर चलते हैं। कवक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बोला जाता है कि कवक जो है वो आपका पर्णहरिम
मृत यानी कि इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, संवहन ऊतक भी नहीं होता है, और यहाँ पे थैलोफाइटस इसमें कवक में होते हैं, और ये परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं, ये आपका हेटेरियोट्रोफिक होते हैं। और उनकी कोशिका भित्ति यानी कि काइटिन जो है वो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। खमीर, खमीर को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट तथा कुकुरमुत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं मशरूम, ये सभी कवक के ही एग्जाम्पल हैं। खमीर की बात करें, इसको हम लोग एस्कोमाइसिटीज कुल का सदस्य इसको मानते हैं, खमीर को मतलब कि ईस्ट को। और मशरूम की बात की जाए तो ये आपका बेसिडियोमाइसिटीज कुल का ये सदस्य माना जाता है, मशरूम कुकुरमुत्ता को। माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है वो कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी सहयोग को प्रदर्शित करता है। लाइकेन की बात करें तो ये आपका मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल दोनों के सहचार्य से बने होते हैं, लाइकेन। पादप जगत की बात करें तो पादप जगत यानी प्लांटी किंगडम की बात करें तो इसमें सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर और सहपोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक जीव शामिल होते हैं। उत्पादक वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और उपभोक्ता वो है मतलब कंज्यूमर जो कि परोपजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। एक होता है आपका तृणभक्षी यानी कि हर्बीवोरस जो कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर पे ही होता है, और उन्हें ग्रहण करने वाले मांसाहारी जो होते हैं वो गौण यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता का जो भोजन करेगा उसको बोलते हैं तृणभक्षी यानी कि हर्बीवोरस, और जो जो है इसको मतलब कि मांसाहारी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो कि उसी को खा लेता है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो आपका देखो पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे को खाए, पेड़ पौधा आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। पेड़ पौधा को जो खाएगा उसको बोलेंगे हम लोग तृणभक्षी, और जो तृणभक्षी को भी खा जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मांसाहारी या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। आगे देखिए, एक होता है आपका विबंधक जिसको हम लोग अपघटक भी कहते हैं यानी कि कंपोजर। अब बोला जाता है कि मृतोपजीवी मृत जीवों से ये भोज्य प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, इसी में बताया जा रहा है कि पादपों के प्रकार और अनुकूलन। तो मरुस्थलीय या फिर मरुरुद्ध पौधे जिसको हम लोग बोलते हैं जेरोफाइटिस, इसके उदाहरण है कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, आपका घिकवार इत्यादि। घिकवार को एलोई कहा जा रहा है। इसकी विशेषताएं देखें तो ये आपका लंबी जड़ें होती हैं, छोटे रूपांतरित तने होती है, मोटे उपचर्म होते हैं, मोटे उपचर्म परत होती है, और पत्तियां जो है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, और कुछ भाग जल संचयन हेतु मांसल का काम करती है। एक होता है आपका फ्री एटोफाइटस, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो 25 से 30 मीटर तक भूमिगत जल तक ये पहुंच सकती है। फिर एक होता है आपका हाइड्रोफाइटस, ये बहुत अधिक जल वाले स्थान पे पाए जाने वाले पौधे हैं, और ये बड़े अंतरकोशिकीय स्थान जिनमें वायु होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोफाइटस जो कि बहुत अधिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल होगा वहाँ पे पाए जाने वाले ये पौधे हैं, और ये बड़े अंतरकोशिकीय स्थान जिनमें वायु रहती है। एक होता है आपका हेलोफाइटस जिसको हम लोग बोलते हैं लवण मृदोविद, ये उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होने वाले पौधे हैं। एक होता है आपका अधिपादप जिसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइटस। एपीफाइटस बोले तो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, और ये पोषण हेतु नहीं, उदाहरण जैसे ऑर्किड। तो दूसरे जीवित पौधों पर ये यांत्रिक अवलंबन हेतु लगे रहते हैं, मतलब कि इन्हीं के सहारे ये बनता है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप कोई लता उता को आप उग नहीं सकता है, लेकिन आप उसको कुछ सहारा दे दीजिए तो वो उग जाएगा, लंबा हो जाएगा। सेम इसी तरह है। इसके बाद देखिए तो पादप संरचना और रूपांतरण का उदाहरण देखिए हम लोग, तो होता है आपका पहले पुष्प। पुष्प जो है वो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और यही प्रजनन में सहायक होता है। प्रकंद की बात करें तो ये अदरक का प्रकंद होता है। स्तंभ कंद की देखें तो आलू का स्तंभ कंद होता है, छोटा छोटा वाइट वाइट निकला रहता है। सल कंद की बात करें तो लहसुन का सल कंद होता है, ऊपर का छिलका। घन कंद की बात करें तो सूरन और जिमीकंद, ये घन का सूरन और जिमीकंद जो है वो घन कंद का उदाहरण है। फिर आपका शकरकंद की बात करें तो आपका कॉर्न वॉल उलैसी कुल का ये खाने योग्य भाग होता है जो कि रूपांतरित जड़ होता है। गन्ना, आलू और अदरक ये तने का रूपांतरण होता है, और संग्रह का अंग होता है, ये तना होता है एक तरह से। सलजम, गाजर और शकरकंद की बात करें तो ये जड़ों का रूपांतरण है,
ये संग्रह अंग जड़ है। मटर की बात की जाए तो ये आपका लेग्यूमिनेसी कुल का ये द्विबीजपत्रीय शाकीय और वो शाकीय व एक वर्षीय पौधा होता है। इसमें प्रतान यानी कि टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। गन्ना की बात करें तो गन्ना जो है वो आपका ग्रेमी पोएसी कुल तना काट यानी कि स्टेम कटिंग से कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे जो है वो तना ठोस और संधिबद्ध यानी कि नोट्स इंटरनोट्स सभी होता है इसमें गन्ना में। उपयोगी पौधे और उनका रसायन देखिए तो एक है आपका लौंग जिसको हम लोग क्लॉव कहते हैं। ये आपका मित्रासीय कुल का ये सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। और ये जो जन्म स्थान इसका जो है वो इंडोनेशिया है। केसर की बात करें यानी कि सेफ्रॉन, ये आपका क्रोकस सैटिवस के वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकांग यानी कि स्टिग्मा से प्राप्त होता है। और इसमें सेफ्रानॉल और आपका पिक्रोक्रोसिन जैसे रसायन होते हैं। भिंडी की बात करें तो भिंडी को हम लोग जो है वो एबेल मोसस और एस कुलेंटस कहते हैं, जो कि फल कैप्सूल प्रकार का है। हल्दी की बात करें तो आपका कुरकुमा लौंगा इसको कहते हैं और ये खाने योग्य भाग प्रकंद है। और जिंजीबरेसी कुल का ये सदस्य है और ये जो है औषधीय मसाला और रंग कारक यूज होता है रंग के लिए भी। पपीता की बात करें जो उसको हम लोग पपीता को जो है वो कैरिका पपाया कहते हैं और ये पपेन एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। पीला रंग इसका जो है वो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। फल रंग जो कि आपका एंथोसायनिन जो लाल कैरोटीन गाजर लाइकोपिन टमाटर इन सभी में रंग होता है। अफीम की बात करें तो आपका अफीम यानी कि पेपावर सोमिफेरम ये नोस्कापिन पेपावरिन कोडीन मॉर्फिन हेरोइन आदि मॉर्फिन जो है वो अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है। प्याज की गंध जो है वो आपका सल्फर यौगिक प्याज के छिलके उतारने पर आंसू निकलता है, वो आपका सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। तो प्याज का जो गंध है वो आपका सल्फर यौगिक के कारण होता है उसका गंध। और प्याज जो छिलका उतारने पर आंसू आता है वो आपका सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है, सल्फेनिक अम्ल। मिर्च का जो तीखापन है वो आपका कैप्सेइसिन के कारण होता है, कैप्सेइसिन के कारण होता है, जो कि आपका C18H27NO3 यह कहलाता है। फल और फल की संरचनाएं देखें तो सोरोसिस जैसे कि आपका सहतूत अनानास कटहल है। नट की बात करें तो काजू सिंघाड़ा बीज। पॉम देखे तो आपका सेब है नाशपाती है। पीपो देखे तो आपका खीरा है तरबूज है लौकी है। इन सभी में आपका कैसा है तो पीपो जैसी संरचना देखने को मिलती है। इसके अलावा असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं जैसे कि सेब काजू नाशपाती, तो इसको हम लोग असत्य फल कहते हैं। कृषि योग्य और औद्योगिक उपयोग तो देखिए तो आपका कुनैन है। कुनैन का जो यूज है वो आपका सिनोना नामक देखो कुनैन जो है वो आपका सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है और इसका जो उपयोग है वो आपका मलेरिया के उपचार में किया जाता है। एक है आपका रेसे। रेसे जो है वो आपका सन पटसन जूट की रेटिंग से प्राप्त किया जाता है। ये कपास के रेसे बीजावरण से प्राप्त होते हैं। लिंट व फज कपास में मुख्य घटक जो है वो आपका सेल्यूलोज होता है जो कि 91 से 94% होता है। अब देखिए जंतु जगत की बात करते हैं। जंतु जगत हम लोग देखते हैं तो जंतु जगत में बोला जा रहा है जंतु जगत में समस्त कशेरुकी यानी कि आपके वर्टेब्रेट्स तथा आकशेरुकी यानी कि इनवर्टेब्रेट्स शामिल होते हैं। जीव जगत में सर्वाधिक संख्या कीटों यानी कि इंसेक्ट्स की है और कीट जो है वो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और कुल ज्ञात जातियां जो है वो लगभग 15 लाख से भी अधिक है। इनमें से सर्वाधिक जातियां जो है वो 10 लाख से भी अधिक केवल कीटों की है। तो जीव जगत की ज्ञात संख्या 15 लाख से ज़्यादा है, जिसमें से 10 लाख से ज़्यादा तो केवल कीटों की संख्या है। पादप जातियों की संख्या जो है वो आपका लगभग 4 लाख है, जबकि जीव जगत की अगर बात करें जंतु जगत की तो आपका 15 लाख से अधिक है, जिसमें से 10 लाख तो केवल कीटों का है। अधिकांश जो है वो आपका एकोकोशिकीय जीव है। जीवों में देखो अधिकांश जो आपका एकोकोशिकीय जीव है इसमें अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है, जैसे कि अमीबा जो है वो द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करती है। प्रमुख समूह और तथ्य की बात की जाए तो ऑर्थोपोडा समूह होता है, जिसमें आपका उपसमूह की बात करें तो इसमें आपका केकड़ा एरिकनीडा
मकड़ी और आपका बिच्छू है। इसके अलावा कीट यानी कि इंसेक्टा आदि, ये सभी मकड़ी वंशी टिक व फिर माइट वास्तविक माइट टिक श्रेणी के आते हैं। देखो ऑर्थोपोडा जो उपसमूह में केकड़ा, एरिकनीडा, मकड़ी, कीट ये सभी आएंगे। ठीक ना, एरिकनीडा में ही मकड़ी और बिच्छू भी आते हैं। कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं। और जुगनू यानी कि फायर फ्लाई की बात करें तो इसका जो चमक है वो आपका ल्यूसीफ्रेज नामक एंजाइम के कारण होता है। मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए होते हैं। तो मादा मच्छर का जो मुख है वहाँ पे उपांग पक्षियों और स्तनियों की त्वचा में ये क्या करता है, चुभकर रक्त को वो चूसने के लिए होता है। और नर मच्छर के मुख उपांग फलों का रस चूसने के लिए होता है। देखो नर मच्छर जो है वो फल का रस चूसते हैं, ठीक ना। और मादा मच्छर जो है वो आपका पक्षी और जो स्तनधारी है इनकी त्वचा में जो है वो खून को चूसते हैं। कीटों में श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है तथा उत्सर्जन जो है वो आपका मेलपीगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। रेशम की बात करें तो रेशम का जो कीट है वो शहतूत के पत्तों पर पनपता है। और लाख जो है जिसको हम लोग लाख बोलते हैं ये आपका केरिया लक्का के द्वारा होता है। मधुमक्खियाँ जो है वो आपका सामाजिक कीट है और ये फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद बनाती है मधुमक्खी। मोती की बात करें तो ये आपका पिंक टाडा यानी कि पर्ल ऑयस्टर इससे बनते हैं। आगे देख लीजिए इकाई नोडमेटा, ये जो है वो आपका समुद्री पंचतई अरी सम्मतित ड्यूटेटेरोस्टोमियन, ये सभी याद मत रखिएगा, ये सब कन्फ्यूजन है। तो इकाई नोडमेटा क्या होता है वो केवल इतना याद रख लीजिएगा कि शिशु अवस्था में द्विपक्षीय सममिति प्राय अंडज। अच्छा आप ना इकाई नोडमेटा क्या होता है आप इसको ना अलग से गूगल कर लीजिएगा या फिर चैट जीपीटी में देख लीजिएगा इकाई नोडमेटा को। मोलास्का की बात करें तो ऑक्टोपस सी फैलोपोडा वर्ग का मृदु कवची जीव है और ये जो है इसके सिर पे 8 भुजाएं होती है। मोलास्का की बात करें तो विशाल सिक्विड जो है तथा कोलोसल सिक्विड संबंधी बड़े बड़े आकशेरुकी माने जाते हैं। मत्स्य की बात करें तो श्वसन के लिए यहाँ पे गलफड़े होते हैं यानी गिल्स होते हैं। और कुछ मछलियों के वास्तविक मछलियों जैसे नहीं होते। कुछ मछलियों के जो नाम है वो आपका वास्तविक मछलियों के जैसे नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए जेलीफिश तो जेलीफिश जो है वो आपका क्निडेरिया, इसी को स्टारफिश जो है वो आपका इचिनोडर्म, परंतु वास्तविक जो नाम है मछलियां हैं उसका फ्लाइंग फिश, कैट फिश, गोल्ड फिश इत्यादि है। तो कुछ मछलियों के नाम वास्तविक मछलियों के जैसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए जेलीफिश, तो जेलीफिश का नाम जो है वो आपका जेलीफिश का नाम रखा गया है, जेलीफिश को हम लोग क्निडेरिया कहते हैं और स्टारफिश को हम लोग इचिनोडर्म कहते हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है फ्लाइंग फिश है, कैट फिश, गोल्ड फिश इत्यादि है। डॉग फिश इसको हम लोग स्कोलियोडन कहते हैं। तो स्कोलियोडॉन एक आपका अस्थिपक्ष मीन है। उपास्थि मीन यानी कि आपका कार्टिलाजिनियस फिश तथा अस्थिर मीन यानी कि बॉनी फिश होते हैं। जमी हुई झीलों में ऊपर की परत बर्फ जमने पर नीचे का पानी तरल रहता है, इसलिए मछलियाँ जो है वो जीवित रहती है। तो जमी हुई जो झील रहती है नीचे का पानी जमा नहीं रहता, दिन आपका मछली यहाँ पे जीवित रहती है। उभयचर यानी कि एम्फीबिया किसको कहते हैं, तो जलीय तथा स्थलीय जो दोनों जीवन के लिए अनुकूलित जो जंतु है उनको उभयचर कहते हैं। सरीसृप की बात की जाए यानी कि रेप्टिलिया, तो कछुआ, मगरमच्छ, सर्प ये सभी सरीसृप है। अधिकांशतः जो सर्प है वो आपका विषहीन होते हैं और कुछ ही प्रजातियां जो विषैले होते हैं जैसे कि कैरेट, कोबरा, वाइपर इत्यादि। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिला हड्डियों पर 1 से 3 जोड़ी विष दंत होते हैं यानी कि पॉइजन फैंग्स होते हैं। और ये विष ग्रंथियाँ मैक्सिलरी ग्रंथियों से संबंधित होती है। पक्षी यानी कि एबिक्स, इसको हम लोग संक्षेप कहते हैं। ये आपका देख लीजिए उड़ानशील प्राणी होते हैं जो कि आपका समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और ये अंडज यानी कि अंडा देते हैं। स्तनधारी यानी कि
आपका मैमेलिया की बात की जाती है तो ये आपके समतापी यानी कि आपका होम्योथर्मिक होते हैं, और ये आपके वार्म ब्लडेड भी होते हैं। और चमगादड़ जो कि उड़ने वाला रात्रिचर स्तनधारी है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, विशेष कि उत्सर्जन अनुकूल में। ब्लू व्हेल की बात करें तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है, जो कि आपका लगभग लगभग 33.5 मीटर लंबा और वजन की 180 प्लस मीट्रिक टन मिलता है। स्पर्म व्हेल की बात करें तो ये आपका विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल मछली है, जिसकी लंबाई 55 से 50 फीट होता है और वजन 35 से 45 टन तक होता है। समुद्री शेर, सील, वालरस, डॉल्फिन ये सभी जलीय स्तनधारी होते हैं, जो कि डॉल्फिन अत्यंत बुद्धिमान मछली होती है। एकिनीडा और जो आपका प्लेटी एकिनीडा और प्लेटीपस ये अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी यानी कि प्राइमेटिस, जिसको हम लोग होमिनियो आइडिया कहते हैं, ये क्या है वो देख लीजिए। कपी जगत में होमिनियो ईडिया का महापरिवार आता है, जिसकी जो है मुख्य शाखाएं दो होती है। एक है आपका हीन कपी और दूसरा है आपका महाकपी। हीन कपी छोटे आकार के कपी, उदाहरण के लिए गिबन, और महाकपी बड़े आकार के मनुष्य योपमा कपी, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, मनुष्य इत्यादि। मानव की बात करें तो ये आपका होमो सेपियंस सेपियंस है। तो वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। चिंतन, तर्क, भाषा, भावनात्मक अभिव्यक्ति आदि क्षमताओं, इन सभी का यहाँ पे जो है वो मिश्रण देखने को मिलता है। कपाल गुहा यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी का आयतन जो है वो लगभग लगभग 1350 से लेके 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर माना जाता है, सामान्य अनुमान है। यहाँ तक आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नए टॉपिक कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। कोशिका के बारे में बताया जाता है, कोशिका जो है वो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें प्रायः स्वतः जनन करने की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। और कोशिकाओं के प्रकार देखें तो आपका जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है वो देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका, फिर आपका कलायुग, कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। और इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो संयुक्त नहीं होती है, ये भी याद रख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। इसके बाद देख लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में बताया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसमें इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उसमें नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में पेड़ पौधे, जंतुओं और कुछ कुछ शैवालों ये सभी भी आते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में एक डिटेल से देख लीजिए थोड़ा सा। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है, क्योंकि इसकी जो है कोशिका में बाह्य जो आवरण है वो कोशिका भित्ति, वो सेल वॉल कहलाता है, जो कि हर एक पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं इसके जो कोशिकांग है, इसके जो सेल ऑर्गन है वो। तो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात की जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक कोशिका झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो कि आपका पारगम्य झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव को घेरे रहती है ना। फिर आपके देखिए रॉबर्टसन जो कि 1959 ईस्वी में इसके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य परत जो है वो लिपिड के द्वारा बना होता है। वर्तमान समय में सिंगर और निकोलसन जो कि 1972 में इसके द्वारा जो है वो आपका अवधारणा दिया था, वही अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार जो है वो कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है, जो कि जिसके बीच में कुछ कुछ प्रोटीन भी होती है। ये सभी सिंगर और निकोलसन के द्वारा बताया गया है। थर्ड देख लीजिए अलग नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
को इसमें देखिए एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं जो तथा ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण इस तरह होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और राइबोसोम से ही आपका आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरा, एक होता है आपका स्मूथ। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग होते हैं और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीव कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया से ही संपन्न होता है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक जो क्रियाएं हैं वो कोशिका द्रव में तथा शेष जो क्रियाएं हैं वो सभी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपूर्ण होता है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसांग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रेब्स चक्र। ये क्या है वो देख लीजिए। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की जो खोज है वो आपका हेंस क्रेब्स के द्वारा 1937 ईस्वी में दी गई थी या की गई थी। फिर देख लीजिए नेक्स्ट आपका क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में बताया जाता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट। यह एक पादप कोशिकांग है। इसमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और ये आपका वर्णक पत्तों के हरे रंगों के कारण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात देख लीजिए गोल्जी बॉडी। तो बोला जाता है गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम जो अन्वेषण है वो आपका कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 में किया गया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोशिकांग है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अम्लीय माध्यम से कार्य करते रहते हैं। ये एंजाइम लाइजोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन के द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस की बात की जाए तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में इसे कोशिका का जो है वो नियंत्रण सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आपका देखिए केंद्रक इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए पाए जाते हैं और इन्हीं पाए जाने के कारण इसका जो प्रमुख कार्य है वो जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना होता है डीएनए का। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए की खोज जो है वो आपका फ्रेडरिक मिसर के द्वारा 1869 में की गई थी। डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल वो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को अलग आगे आने वाले जो जनकों से वो संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए मानव गुणसूत्र की बात की जाए तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 है। पुरुषों में 44 तथा 44+XY जबकि स्त्रियों में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोटोम्स होते हैं जबकि जो 23वां जोड़ा है वो गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। आगे देख लीजिए जनक यानी कि माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वो आपका पुत्री बनती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है आपका एपोप्टोसिस। तो बोला जाता है कि आपका प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल जब डेथ हो जाता है तो कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को ये जो है वो आपका एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो जो आपका प्रोग्राम करने वाला जो सेल है जब वो मर जाता है तो कोशिकीय और आणविक नियंत्रण जब होता है इसी को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो आपकी बातें हैं वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था साइंस वाला है ना, साइंस का जो पोर्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई।
तो साइंस के पोर्शन में थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये तो केवल हम अभी पढ़ पढ़ के आगे बढ़ गए हैं, इसको समझाने में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको, ठीक ना। इसके बाद चलिए अब हम लोग थोड़ा सा झारखंड वाले सेक्शन की ओर चले जाते हैं। और झारखंड में आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल वह अवधि है जिसमें मानव जीवन से संबंधित कोई भी लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है, केवल यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और इस काल का जो अध्ययन है वो पूर्णतः पुरातात्विक अवशेषों जैसे कि पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, हड्डियाँ, निवास स्थलों के अवशेष, गुफाएं आदि पर भी निर्भर करता है। झारखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास अत्यंत समृद्ध माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के विकास के सभी चरणों जैसे कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग सभी के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले पूरा पाषाण काल, जो कि आपका 2500 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक देखा जाता है, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण काल मानव जो है वो इतिहास का सबसे प्रारंभिक और सबसे लंबा चरण है। और इस काल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, और वह ना तो खेती करता था ना ही पशुपालन करता था। हंटिंग और फूड गैदरिंग का काम था उसका। मुख्य जीवन निर्वाह भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना और प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करना था। महत्वपूर्ण विशेषताएं की बात की जाए तो इस काल के लोग जो है वो आखेटक यानी शिकारी तथा खाद्य संग्राहक थे। उन्हें कृषि और पशुपालन का कोई भी ज्ञान नहीं था। वे बड़े बड़े खुरदरे पत्थरों से हथियार और औजार बनाते थे। आग की खोज जो है वो हो चुकी थी, लेकिन उसका सही उपयोग जैसे कि खाना पकाना ये सभी अभी विकसित नहीं हो सका था। झारखंड में पूरा पाषाण काल के अवशेष की बात की जाए तो झारखंड का भूभाग अति प्राचीन समय से ही मानव निवास के लिए उपयुक्त रहा है। और इस काल के जो अवशेष है वो निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हजारीबाग। यहाँ से पाषाण कालीन मानव के द्वारा निर्मित किए गए अनेक औजार मिलते हैं। बोकारो, रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चॉपर, हाथ कुठार या फिर हस्त कुठार बोलिए, ये सभी मिले हैं। 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने अवशेष खोजे हैं। और ये बताया जाता है कि रांची, रामगढ़, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम में खोजे गए जो भी स्थल है वो सभी पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण से संबंधित है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बोला जाता है कि पूरा पाषाण काल से ही संक्रमण काल के रूप में मध्य पाषाण युग मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल था। इसकी विशेषताएं की बात की जाए तो इस काल में पहली बार पशुपालन की शुरुआत हुई थी, और मानव ने छोटे एवं अधिक परिष्कृत औजारों का प्रयोग शुरू किया था। इन्हें जो है वो हम लोग माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे पत्थर के औजार कहते थे। इनकी जो जीवन शैली में निरंतरता मतलब थोड़ा थोड़ा स्थिरता भी जो है वो प्रारंभ हो गया था, परंतु पूरी तरह से ये स्थायी जीवन नहीं अभी बना था। झारखंड में मध्य पाषाण काल के अवशेष देखें तो मध्य पाषाण संस्कृति से जुड़े जो अवशेष है वो आपका दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम इत्यादि से मिले हैं। और इन क्षेत्रों से छोटे एवं आधुनिक आकार के हथियार, आकार के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं, जो कि इस युग की विशिष्ट पहचान है। अब देखिए नवपाषाण काल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। बोला जाता है कि नवपाषाण काल का जो मानव है वो मानव सभ्यता की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी काल में मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भरता कम करके उत्पादन आधारित जीवन को अपनाता है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए, कृषि की शुरुआत हो जाती है और साथ ही साथ मानवों ने फसलों को उगाना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। आग का उपयोग भोजन पकाने और अन्य कार्यों में किया जाने लगा था। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तनों का जो है पोट्री सिस्टम विकास हो गया था। इसके अलावा देखिए औजार जो है वो अधिक परिष्कृत और पॉलिश किए हुए मिलने लगे थे। झारखंड में नवपाषाण काल के अवशेष देखिए तो रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इन सभी स्थानों से मिले हैं। फिर बताया जाता है कि छोटानागपुर क्षेत्र में इस काल के 12 पॉलिश किए हुए हस्त कुठार मिले, जो कि नवपाषाण संस्कृति की स्पष्ट पहचान कराते हैं। चौथा पॉइंट देखिए ताम्रपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड इसका भी 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व है, और ये भी आपका लगभग लगभग नवपाषाण काल के समकालीन ही चल रहा था, आगे पीछे करके।
तो यह काल मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन का समय है, क्योंकि इसमें पहली बार जो है वो पत्थर के साथ धातु यानी कि तांबा का प्रयोग शुरू कर दिए थे मानव ने। विशेषताएं देखिए तो पत्थर के साथ तांबे का जो है औजारों का प्रयोग करने लगे। मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा ही थी। यह जो काल है वो हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात काल से भी संबंधित है। औजारों और हथियारों का अधिक उन्नत जो रूप है वो यहाँ पे अस्तित्व में आया था। झारखंड में ताम्र पसान अवशेष देखें तो इस काल का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो आपका सिंहभूम था। असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियाँ इस काल में झारखंड में तांबा गलाने और उससे औजार बनाने की कला में निपुण थी। झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। इसी क्रम में देखें तो आपका हजारीबाग का जो बाहर गंडा है, यहाँ से 49 वो तांबे के खान मिले हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र के प्राचीन धातुक्रम का प्रमाण है। इसके अलावा ताम्र यानी कि तांबा युग की बात कीजिए तो बोला जाता है कि ताम्र युग विशेष रूप से उस समय को दर्शाता है जब मानव के उपकरणों में तांबे का प्रयोग अधिकतर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुआ था और मुख्य स्थान पे जो है वो आपका पहुंच गया था। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं की बात करें तो तांबे से निर्मित विभिन्न प्रकार के उपकरणों और हथियारों का जो उपयोग होने लगा था। असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति जो है वो तांबा अयस्क निकालने, उसे गलाने और औजार बनाने में वो विशेषज्ञ बन गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्य युग के बारे में। तो बताया जाता है कांस्य युग मानव जीवन में धातु कर्म के उन्नत स्तर का ये परिणाम है। इसकी विशेषताएं देखें तो आपका कांसा और तीन को मिला के तांबा और तीन को मिला के कांसा बनाया गया यानी ब्रॉन्ज। कांसे से टिकाऊ और मजबूत औजार बनाए जाने लगे और इसी युग में हथियार जो है वो आपका हथियार, कृषि उपकरण, कलात्मक वस्तुएं इत्यादि ये सभी विकसित हुए थे। झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो छोटानागपुर क्षेत्र के जो असुर है वो झारखंड की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इसके बाद बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन धातु कला का जो है वो प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन धातु कला का प्रारंभकर्ता माना जाता है। 7वां नंबर पॉइंट आपका लोह युग है। इसके बारे में भी बताया जाता है कि लोह युग ने मानव सभ्यता की तकनीकी प्रगति को एक नई दिशा दी थी। विशेषताओं की बात की जाए तो औजार और हथियार जो है वो लोहे से बनने लगे। कृषि, शिकार और युद्ध कला में बड़ी प्रगति हुई। लौह तकनीक अत्यंत विकसित थी। इसके बाद देखिए झारखंड में लौह युग के बारे में बताया जा रहा है। तो असुर और बिरजिया जनजातियाँ झारखंड की प्रसिद्ध धातुकर्मी जनजातियाँ थी। उन्होंने उत्कृष्ट गुणवत्ता का लोहे का जो है औजार तैयार करना शुरू कर दिया। झारखंड में निर्मित लोहा इतना अच्छा होता था कि उसको मेसोपोटामिया तक निर्यात किया जाता था। बाप रे बाप। इसके अलावा प्राचीन जो आपका दसवीं की जो तलवार है वो झारखंड के लोहे से ही विशेष दसवीं तलवारें जो है बनवाई जाती थी। तो इन सभी पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये झारखंड का भी सेक्शन जो था वो आपका प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, जिसमें हम लोग आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उसके बाद आपका ताम्र पाषाण देखे, फिर आपका ताम्र पाषाण के बाद जो है वो आपका तांबा युग देखे, उसके बाद आपका कांस्य युग देखे, फिर आपका लौह युग देखे। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जो बातें हैं ताम्र पाषाण के बाद कांस्य युग देखे, कांस्य युग के बाद आपका लौह युग देखे। तो इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक जो है वो हम लोग पहला जो टेस्ट था आपका जिसका 4 पार्ट आया था, उसी तरह सेकेंड जो टेस्ट है पेपर 1 का, इस सेकेंड टेस्ट का भी आपका 4 पार्ट आया है। 4 पार्ट मतलब कि 4 घंटा में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसमें कई सारे जो बातें हैं जो आपको एक ही बार में कंप्लीट याद नहीं होगा, तो उसको बार बार अगेन एंड अगेन याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपका जो अलग अलग जो मापक यंत्र थे वो आपका कम से कम 60-70 को बताया गया था। तो आप उसको चाहिएगा कि एक दिन में उसको हम याद करें, तो नहीं याद होगा। तो उसको क्या कीजिए, आप एक टारगेट बना लीजिए कि हमको दिन भर में 2 ठो याद करना है, 4 ठो याद कर लेना है। तो इस आधार पे देखिएगा कि आप एक सप्ताह में ही बहुत ही अच्छा स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से करते करते हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक को, पूरा टॉपिक नहीं मतलब ये टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो पेपर 1 का टेस्ट नंबर 2 था जो कि आपका 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नए टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।